गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष पर। डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर, जिनका वर्णन हमारे संविधान के भाग 4 में दिया गया है, जिनकी व्याख्या अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक दी गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, जिससे आपका प्रीलिम्स में कोई भी प्रश्न गलत ना हो, उसे ठीक तरीके से समझेंगे, उसकी फिलॉसफी को समझेंगे, उसके दर्शन को समझेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये भाग 4 में ही क्यों दिया गया है। डियर फ्रेंड्स, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जो कैंडिडेट हमारे पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे लिए हमने कॉन्टेक्ट नंबर डाल रखा है और साथ ही और कुछ जानकारी शेयर कर दी है, जिससे आपको सुविधा हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे मैं एक सेकंड जानकारी और साझा करना चाहूँगा कि कोविड की प्रॉब्लम बहुत ही सीवियर हो चुकी है, बहुत ही गंभीर समस्या के तौर पर कोविड हमारे सामने है। ये जो सेकेंड वेव है, इसमें तो जो डेथ है रेट है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि सब लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, लोगों से कांटेक्ट में ना आएँ, बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और जो प्राइमरी प्रिकॉशंस हैं उनको जरूर लेते रहें। हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आखिर इसमें जो शब्द प्रयोग हुआ है राज्य, ये है क्या? राज्य के बारे में मैंने जैसा कि बताया कि बहुत से राज्य वह है जो निगम है, जो सरकारी क्षेत्र है, जो लिमिटेड क्षेत्र है, यानी वे सभी अंग जो जिनमें सरकार का हस्तक्षेप है, वे सभी चीज़ें राज्य के अंतर्गत आती हैं। और जैसा कि आप सभी ने ये जान लिया है कि जो भाग 3 है उसमें मूल अधिकारों का वर्णन है और मूल अधिकारों में कहा गया है कि जो मूल अधिकार हैं वो राज्य के खिलाफ वाद योग्य हैं। तो आखिर राज्य को तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या क्या राज्य है, क्या क्या नहीं है। एक तो ये अहम बात है जिसको मैंने अपने मूल अधिकारों के चैप्टर में ठीक तरीके से स्पष्ट किया है। दूसरी बात यह है कि आखिर इनको भाग 4 में ही क्यों रखा गया। भाग 4 में रखे जाने का मूल कारण यह है, एक बार इनको संविधान संशोधन करके जो है मूल अधिकारों से ज़्यादा महत्व दिया गया है। क्योंकि माना जा रहा है कि जो कई बार माना गया है कि जो DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, इनको ज़्यादा महत्व इसलिए भी दिया जाए क्योंकि अगर ये पूरी नहीं होंगी तो व्यक्ति का गुणवत्तापूर्ण जीवन, मूल्यवान जीवन, क्वालिटेटिव लाइफ हो ही नहीं सकती। क्योंकि इनको अभी की स्थिति में राज्य की जिम्मेदारी बताया गया है, राज्य के लिए अपरिहार्य बताया गया है, लेकिन वो वाद योग्य नहीं है। यानी मान लो कोविड से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो जो है अस्पताल नहीं, वो जो है वो न्यायालय नहीं जा सकता। राज्य स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की तमाम फैसिलिटी मुहैया कराएगा। इसीलिए जब शिक्षा को फंडामेंटल राइट घोषित किया गया तो उसके पीछे यही एक बात थी कि अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा ना प्राप्त हो तो न्यायालय जा सके, है ना। तो इसलिए भाग 4 में जो रखा गया उसका ये कारण था कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि इन्हीं जो अनुच्छेद हैं उन्हीं के माध्यम से इनको जो है योजना बनाए, जैसे वृद्धों के लिए, जैसे संवेदनशील वर्गों के लिए, जैसे अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ, OBCs, अब तो EWS के नाम पर जनरल कैटेगरी को भी रिजर्व कर दिया गया है। तमाम तरीके के इससे फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो जो भी सुभेद्य वर्ग हैं, जो भी आवश्यक हैं, उनके लिए सब कानून बना, वृद्ध, विधवाएँ इत्यादि इत्यादि, है ना। महिलाओं को अलग स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात भी की गई है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इनका जो वर्गीकरण क्यों किया गया है। इनका वर्गीकरण क्यों किया गया है? वर्गीकरण इनका 3 भागों में किया गया है। पहला है आर्थिक न्याय, दूसरा है सामाजिक सुरक्षा और तीसरा है सामाजिक कल्याण के संदर्भ में। यहाँ पर कहीं ना कहीं गांधी अप्रोच भी आ जाती है, कहीं ना कहीं भगत सिंह का भी अप्रोच शामिल हो जाता है। तो ये जो 3 भावनाएं हैं इसको
जो है उनको समाहित किया गया है। और राज्य को एक कल्याणकारी जो है घोषित किया जाए, राज्य का जो चरित्र हो, राज्य का जो उद्देश्य हो कल्याणकारी हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए। तो वो कैसे हो सकता है? कोई भी राज्य ऐसे मनमानी में योजनाएं नहीं बना सकता, एक भी रुपए का वो गबन नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशनली। तो उनके लिए विधान बनाया गया ताकि वो सही ढंग से सही कानून सम्मत योजनाएं बना सके। जैसे लिखा है कि अनुच्छेद 38 में मान लो लिखा है, समझाने के लिए, आर्थिक न्याय की बात है, लोक कल्याण हेतु तो सामाजिक आर्थिक न्याय, लोक कल्याण हेतु तो सामाजिक आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय में क्या है? लोगों को आर्थिक सुविधाएं मुहैया हो, जैसे तमाम विधवा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, बेरोजगारी पेंशन योजना इत्यादि इत्यादि, ये क्या है? इसी के अंतर्गत है। अब हम लोग स्टार्टिंग से इसे जो है देखते हैं। जैसे ग्रेविनेल ऑस्टिन नामक एक संविधान के जानकार हैं, उन्होंने कहा कि जो डीपीएसपी हैं वो संविधान की क्या है? आत्मा है। इसलिए संविधान की आत्मा इन्होंने सदैव, ग्रेविनेल ऑस्टिन ने मूल अधिकारों से ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को रखा। इनका मानना था कि जो मूल अधिकार हैं वो उनसे ज़्यादा जरूरी है कि समाज के लोगों को, राज्य के लोगों को जो है अधिकार प्राप्त हो। दूसरा है टी कृष्णामाचारी, या टी कृष्णामाचारी होना चाहिए। टी कृष्णामाचारी ने कहा यह भावनाओं का सच्चा कूड़ादान है। अब उन्होंने भावनाओं के सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा क्यों दी है? इसलिए भावनाओं को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा के रूप में अभिव्यक्त किया है। उनका मानना है कि इसमें बहुत सी चीज़ों को शामिल तो कर दिया गया है कि हमारा राज्य ऐसा होगा, हमारा राज्य लोक कल्याणकारी होगा, लेकिन वास्तव में एक तरीके से कमेंट की तरह से है, लेकिन वास्तव में प्रदान कितना किया जाता है। जब राज्य पर कोई दबाव ही नहीं है तो एक तरीके से बहुत सी विचार शामिल कर दिए कि महिलाओं का कल्याण करना, वृद्धों का कल्याण करना, जो है बेरोजगार को दूर करना, गरीबी को दूर करना, आर्थिक समस्याओं को संकट को ख़त्म करना, युवाओं के संकट को ख़त्म करना, स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया कराना, लेकिन हो नहीं पा रहा है या हो नहीं पाएगा, ये कहना है टी कृष्णामाचारी का एक तरीके से। और केटी शाह ने क्या कहा? केटी शाह महोदय कहते हैं डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसे अदा किया जा सकता है। मतलब ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसे अदा ही नहीं किया जा सकता, ये ऐसा केटी शाह महोदय का कहना है। क्यों? क्योंकि हम लोग हर एक वस्तु, सुबह दूध ब्रेड से लेकर गाड़ी, घर, जो भी कुछ खरीदते हैं, हर चीज़ में एक बहुत बड़े प्रतिशत के रूप में सरकार को कर देते हैं। जरूरी नहीं कि इनकम टैक्स ही दें तभी हम माने कि हम कर दे रहे हैं। आप एक टॉफ़ी से लेकर एक मर्सिडीज तक कुछ भी खरीदते हैं, आप सरकार को जो है कर देते हैं, पैसा देते हैं। तो ऐसा नहीं कि सरकार के पास अर्थ का संकट है। इनका कहना है कि उन्हें प्रदान किया जा सकता है, सरकार यदि सही ढंग से उन्हें फॉलो करे तो। अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के वर्गीकरण पर, क्लासिफिकेशन पर। पहला है वर्गीकरण है आर्थिक न्याय का। इसके अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि लोक कल्याण के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय की व्यवस्था करना। तो ये क्लियर मैंने बता दिया है। आर्टिकल 39 पर आते हैं, अनुच्छेद 39 पर आते हैं। इसमें क्या कहा गया? प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को समान आजीविका के साधन मिले। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जैसे ये कभी समस्या है कि जैसे भारत में 26% कोविड के दौरान हमने देखा कि सबसे ज़्यादा काम किसका गया? महिलाओं का गया। सरकारी जो है प्रतिष्ठानों को यदि छोड़ दिया जाए तो महिलाएं कहाँ जो है पुरुषों के बराबर काम पाती हैं, जबकि 50% जनसंख्या महिलाओं की है। एक समस्या है। दूसरी समस्या है काम की उचित दशाएं नहीं हैं, उनके बीच में जो वेतन का अंतराल है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इन सबको दूर किया जाए, समान आजीविका यहाँ प्रदान की जाए। तो ये यहाँ से आप पकड़ेंगे इसे। फिर आर्टिकल 39 खा, आर्टिकल 39 खा में क्या कहा गया है कि भौतिक साधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण, भौतिक साधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण, यानी कि जो भौतिक साधन हैं, जितने भी भौतिक चीज़ें हैं, उन पर जो है स्वामित्व और नियंत्रण बना रहना चाहिए। फिर संपत्ति 39 गा में क्या कहा गया है? संपत्ति का केंद्रीकरण ना हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कि
एक एक्सप्रेस वे निकल रहा है, हाईवे निकल रहा है, तो जब हाईवे एक्सप्रेस वे निकलेगा तो इसका यह मतलब नहीं होगा कि आप अपनी ज़मीन वहाँ कह दें कि मैं तो अपनी ज़मीन नहीं दूंगा, अपनी भूमि नहीं दूंगा। आपको एक कंपनसेशन मिलेगा, बदले में आप भूमि देंगे। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि ज़बरदस्ती राज्य जब चाहे तब आपकी जहाँ चाहे तहाँ जैसे चाहे तैसे ज़मीन हड़प ले और कह दे कि मैं आपको कंपनसेट तो कर रहा हूँ। तो एक संतुलन स्थापित करने की बात की गई है ये चीज़। अब आगे 39 घ में कहा गया है, आर्टिकल 39 घ में कहा गया है कि महिला और पुरुष, मेल और फीमेल समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करेंगे। ये पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में भी ये कहा गया है, पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में ये कहा गया है। अब अगला बात करते हैं 39 चापर बच्चों की शोषण से रक्षा। जो बच्चे हैं उनकी शोषण से रक्षा की जाएगी, लेकिन इसके लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया था, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था और कहा गया बच्चों की शोषण से रक्षा की जाएगी। बच्चों को ऐसा कोई कार्य नहीं कराया जाएगा जैसे बंधुआ मजदूरी, बाउंडेड लेबर, जैसे घरों में काम करना, जैसे ठेलों पर काम करना, या आप स्वयं अपने बच्चों को जब उनकी पढ़ने 14 साल से कम के हैं तो उनको इस तरह से काम पर नहीं ले जा सकते जब उनका स्कूलिंग आवर हो। दूसरा टाइप हम लोग देखते हैं, दूसरा प्रकार देखते हैं सामाजिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व। सामाजिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व पहला हम लोगों ने देखा था आर्थिक न्याय। सामाजिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्वों में की अगर हम बात करें तो इसमें पहला आता है राज्य सभी नागरिकों को योग्यता के अनुसार रोजगार, शिक्षा के साधन उपलब्ध कराएगा, बेकारी और बुढ़ापा से रक्षा करेगा। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि बुढ़ापा में क्या है, जैसे वृद्धावस्था आश्रम बनाना। बेकारी की स्थिति में जैसे जाड़ा खूब होता है तो क्या कहेंगे, अलाव जलाओ। जाड़ा जब बहुत होगा तो क्या कहेंगे, एक तरीके से उनके लिए जो है आइसोलेशन के लिए घर बना दिए जाएं जिससे उनकी जाड़े से रक्षा हो सके। बेकारी के लिए दूर करने के लिए उनको जो है भीख वगैरह ना मांगे, उनसे रक्षा कराई जाए। उनको कुछ पेंशन के रूप में कुछ हर महीने कुछ एक तरीके से जो है प्रदान किया जाए, धन के रूप में उनको खाना प्रदान किया जाए, उनको सस्ता भोजन प्रदान किया जाए। जैसे अम्मा कैंटीन वगैरह चलती है या तमाम ऐसे जैसे मिड डे मील वगैरह चलती है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर प्रदान करने की बात है। ये भी देखो कहा गया रोजगार और शिक्षा प्रदान करना। अब रोजगार का जो है प्रदान करने, अब जैसे मान लो हाईवे बनता है, एक्सप्रेस वे बनता है, तमाम तरीके के कंस्ट्रक्शन काम होते हैं, हर तरीके की चीज़ें चलती, मनरेगा है, तो उसमें रोजगार वगैरह प्रदान किया जाएगा। फिर दूसरा कहा गया है कार्य की अनुकूल एवं मानवोचित दशाएं हों। कार्य के अनुकूल और मानवोचित दशाओं से क्या आशय है, सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है कि राज्य कार्य के लिए उचित दशाएं प्रदान करे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उस दौरान उसको क्या एहतियात रखने हैं, क्या किस प्रकार से उनकी रक्षा करनी है, या जैसे तमाम तरीके के टॉयलेट्स की प्रॉब्लम, ऐसा कोई कमरा ना हो जिसमें एक तरीके से वो गैस चैम्बर हाउस जैसा लगे, ऐसी दशाएं ना हो जहां लोग अधिक पुरुषों और वो महिलाओं के साथ बदतमीजी करें, इत्यादि इत्यादि। तो उनके लिए कार्य की उचित दशाएं और मानवोचित दशाएं होनी चाहिए। और ये पुरुषों के लिए भी है कि उनके लिए भी ऐसा नहीं कि उनको एक बंद कमरे में बंद करके उनको काम लिया जाए, उनके लिए भी उचित दशाएं होनी अनिवार्य है। फिर अगला है अनुच्छेद 43, मनरेगा की इसमें बेसिकली बात करी गई है। इसमें कहा गया है कि काम को, जो आपको काम मिलेगा उसके लिए यथोचित वेतन मिले, यानी जितना वेतन निर्धारित किया जाए वो वेतन पुरुष और महिला दोनों को मिले। और मनरेगा के तहत अगर किसी व्यक्ति का जॉब कार्ड बन जाता है तो 15 दिन के अंदर उसे काम मिल जाना चाहिए, और काम पाना उस व्यक्ति का विधिक अधिकार भी है, और उसे आवश्यकता पड़ने पर उसे अवकाश भी प्राप्त होना चाहिए। तो ये बात आर्टिकल 43 में कही गई है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 43 सेक्शन ए की। इसमें कहा गया कि जो औद्योगिक संस्थान हैं उनके प्रबंधन में कर्मचारियों की भूमिका। पहले क्या होता था कि पहले मालिक होते थे और कामगार होते थे।
वो दोनों लोग मिलकर जो है मालिक धन लगाते थे, कामगार श्रम लगाते थे, काम करते थे। लेकिन एक समय के बाद जब एक्सप्लॉयटेशन चरम पर पहुंचा तो कहीं ना कहीं जब अब आधुनिक लोकतंत्र है, आधुनिक राज्य की अवधारणा है, तो उसमें राज्य ने हस्तक्षेप किया और कहा कि जो नियम बनेंगे, जो कानून बनेंगे, जो सैलरी जो तय होगी, जो व्यवस्थाएं होंगी, उसमें श्रमिक वर्ग के जो प्रतिनिधि हैं वो भी शामिल होंगे। तो उससे कामगारों के लिए उचित दशाएं बनेंगी, उचित व्यवहार होगा, उचित स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, उचित कंपनसेशन किसी प्रकार की ट्रेजेडी हो जाए तो मिलेगा, उचित सैलरी मिले, समय पर सैलरी मिले, काम के घंटे तय हों, तो इसमें कर्मचारी की भूमिका हो। अनुच्छेद 42 मतलब 42वां संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया। फिर 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने पर जोर दिया गया है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने पर जोर दिया गया है। फिर आगे अनुच्छेद 46 में क्या कहा जा रहा है कि जनता मतलब राज्य जो है जनता की दुर्बल जो समाज के जो दुर्बल वर्ग हैं जैसे SC ST उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य एवं रक्षा के लिए प्रबंध करेगा। मतलब राज्य जो है समाज के या जनता के जो दुर्बल वर्ग हैं उनके रक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था प्रबंध करेगा। तो जैसे कि स्वास्थ्य सेंटर बनाना, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाना, जैसे सरकार करती है कि पता लगा कि अपोहन को फ्री करना, डायलिसिस को फ्री करना, कैंसर के फ्री अस्पताल चलाना, कोरोना केयर सेंटर बनाना, इत्यादि इत्यादि। आगे बात करते हैं आर्टिकल 47 पर, अनुच्छेद 47 पर। कई बार पूछा गया है, राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने, जिसे क्वालिटी लाइफ ऑफ इंडेक्स कहा जाता है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, जीवन स्तर को सुधारने का प्रयत्न करेगा तथा मादक द्रव्य व्यसन पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। अब यहाँ दो चीजें जान लीजिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारना है तो जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, फंडामेंटल्स की व्यवस्था करना। अब तो इंटरनेट, जैसे केरला ने तो इंटरनेट को भी फंडामेंटल जो है नीड्स में के अंतर्गत मान लिया है। तो जैसे कई बार ऐसी दवाएं हैं जिन पर प्रतिबंध किया जाता है और कई दवाएं हैं जिनको मान्यता दी जाती है। तो एक तो ये करना है। दूसरा, जैसे बिहार में लिकर को, शराब को प्रतिबंधित कर दिया गया कि शराब वहां नहीं पिया जा सकता, नहीं जो है पब्लिकली बिकेगा, ये सब कुछ। आगे बात करते हैं सामाजिक कल्याण संबंधी निदेशक तत्वों पर, सामाजिक कल्याण संबंधी निदेशक तत्वों पर। अब इसको गांधीयन विचारधारा या गांधीवादी विचारधारा के नजरिए से भी देखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं आर्टिकल 40। जैसे गांधी जी कहते थे भारत गांव में बसता है और गांव का विकास किए बिना समाज का विकास संभव नहीं है। गांव का विकास के बिना समाज का विकास कतई संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में ये बात हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में पहले दो एक तरीके से स्तरीय व्यवस्था थी। एक स्तर पर पार्लियामेंट और दूसरे स्तर पर राज्य विधानमंडल का प्रावधान था। लेकिन 73वें संविधान संशोधन 1992 के आसपास से हमारे यहाँ पर एक तरीके से त्रिस्तरीय व्यवस्था कायम हो गई है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। सामान्यतः पंचायती राज व्यवस्था जो है उसे 1957 में बनाया गया था और 59 में उसे राजस्थान के नागौर जिले में लागू कर दिया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पर। तो ये बात आपको क्लियर है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय व्यवस्था गांव में और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है शहरों में लागू करी गई। भाग 9 में इसका वर्णन है और 74वें का 9A में वर्णन है, नगरीय स्वशासन में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 43 खा के संदर्भ में। इसमें कहा गया है सहकारी समितियों, स्वैच्छिक संगठन का निर्माण किया जाएगा, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनजीओ के गठन के भी प्रावधान है, स्वैच्छिक संगठनों के गठन का भी प्रावधान है। और इसके लिए 97वां संविधान संशोधन किया गया कि इसको संवैधानिक मान्यता दे दी जाए, संवैधानिक मान्यता दे दी जाए। फिर बात करते हैं अनुच्छेद